सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 के एमसीक्यू धमाका सीरीज के दूसरे वीडियो में, दूसरे सेशन में। पहला सेशन हमने ऑलरेडी ले लिया है जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे इस चैप्टर से रिलेटेड। जो पहला पार्ट था जिसमें हमने महाजनपद की हिस्ट्री को देखा, कैसे क्या क्या फीचर्स थे महाजनपद के, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, एंड हमने कुछ वैदिक पीरियड के बारे में भी क्वेश्चंस को देखा था। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उससे पहले ब्रिक्स वेड्स एंड बोर्ड्स के ऊपर हमने 5 सेशन लिया था, कुल मिला के 100 MCQs वहाँ पे सॉल्व हुए थे। तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है देन डू चेक आउट दोज वीडियोस। सारे ही वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देखें एंड फिर आप इस दूसरे सेशन को अटेंड करें। नाउ अगेन इस वीडियो में भी, इस सेशन में भी हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे अलग अलग कैटेगरी के। 1-लाइनर MCQs होंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर वाला शायद इसमें नहीं है, लेकिन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हमने 2 डाला। सो होप कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगेगा। अब शुरुआत करते हैं लेवल 1 के साथ। एंड इफ़ यू फाइंड द कंटेंट लाइकेबल तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया यूट्यूब ने। सो गेटिंग स्टार्टेड विद द लेवल 1। हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे लेवल 1 में। ऑल आर 1-लाइनर MCQs, इसमें आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर देना होता है। MCQs होता है मतलब आपको चुनना पड़ता है। सो सबसे पहला जो MCQ है बहुत बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं कि हु वाज अ फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। जब हमने देखा कि मगध एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली महाजनपद था, धीरे धीरे ना ये अंपायर बनता है। नंदाज आएंगे, नंदा एक अंपायर बनाएंगे, उनकी टेरिटरी बहुत बड़ी थी। पहले तो महाजनपद था, जनपद जब एक्सपैंड करते हैं तो महाजनपद बनते हैं, महाजनपद जब एक्सपैंड करते हैं तो अंपायर बनते हैं। पहला अंपायर कौन सा था? नंदा अंपायर। उसके बाद मौर्यंस बनाते हैं अंपायर। मौर्यन मतलब नंदा को सक्सीड करते हैं मौर्यंस। तो मौर्यन अंपायर के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? अशोका, बिंदुसार, बिंबिसार या चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य की बात यहाँ पे की जा रही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ना समझ लें आप लोग। तो होप कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे ही लोग देंगे एंड चैट बॉक्स में भी दे, कमेंट बॉक्स में भी दे। क्योंकि होता क्या है ना कि कमेंट बॉक्स में मैं सारे ही आंसर्स को चेक करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है लेकिन सारे आंसर्स को मैं चेक करता हूँ। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक किया जाए। कहीं पे अगर दिक्कत है, कहीं पे आपने गलत आंसर लिखा है तो उसको एक्सप्लेन करके बताया जाए, जो कि चैट बॉक्स में नहीं पॉसिबल है। तो जो भी लोग प्रीमियर होते वक्त वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो चैट बॉक्स में तो जवाब दे ही दे, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन का मसला होता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में भी उसके थोड़ी देर बाद या तुरंत ही जवाब दे दिया करें ताकि हमारे पास एक ट्रैक रहे आपका। सो 121वां क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोका हो नहीं सकते थे, क्योंकि हमने देखा था कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता था कि अशोका के पूर्वज भी आए थे। अशोका का फादर कौन है? तो मॉडर्न एम्पायर में ये शायद हायरार्की में थोड़ा सा नीचे आते होंगे। बिंबिसार एंड बिंदुसार। तो बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। व्हेन आई वाज रीडिंग द हिस्ट्री, जब मैं आपकी क्लास में था तो आई यूज्ड टू कंफ्यूज टू, मैं भी बहुत कंफ्यूज करता था बिंबिसार और बिंदुसार में। बेसिकली जो मौर्यन एम्पायर है उससे पहले नंदाज आते हैं, मौर्यन एम्पायर से पहले नंदाज आएंगे, ठीक है, मौर्यन से पहले नंदाज। एंड मगध की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, नंदाज से पहले आते हैं शिशुनाग अंपायर के लोग। शिशुनाग जिसमें काला शोका थे, जिसमें हमने देखा था कि दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई है, शिशुनाग, ठीक है। एंड शिशुनाग से पहले थे हर्यंक, जिसमें हमारे बिंबिसार आते हैं। एंड बिंबिसार का ही लड़का था अजातशत्रु। हमने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब करवाई गई थी, किसके शासनकाल में करवाई गई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में करवाई गई थी। बुद्धा हो गए, महावीर स्वामी हो गए, मखाली घोसाला हो गए, अजीत के शामिल हो गए, ये सारे लोग अजातशत्रु के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। तो अजातशत्रु के समय में पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो करवाई जाती है। एंड ये बिंबिसार हो गए हर्यंक और अजातशत्रु हो गए, वो सब हर्यंक डायनेस्टी के लोग हैं। तो बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है, इसके फाउंडर शिशुनाग से। इसके बाद काला शोका आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, देन नंदा अंपायर, देन मौर्यन अंपायर। तो बिंबिसार मौर्यन अंपायर से बिलोंग ही नहीं करते, तो ये कहाँ से संस्थापक होंगे? देन बिंदुसार, चंद्रगुप्त और बिंदुसार में कंफ्यूजन है, तो बिंदुसार वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये भी संस्थापक नहीं हो सकते। तो अल्टीमेटली हु इज द फाउंडर? द फाउंडर और द एस्टैब्लिशर ऑफ दिस मॉडर्न एम्पायर इज वन एंड ओनली चंद्रगुप्त मौर्य। एंड चूंकि इनकी माता का नाम मुरा था, इसीलिए ये जो अंपायर है उसका नाम पड़ता मौर्यन अंपायर। इन्होंने अपने माता के नाम पे अपने अंपायर का नाम रखा था। सो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन अंपायर एंड ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर। एंड इनके ही प्राइम मिनिस्टर थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो ये सारी चीज़ें थी। हमने बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का वायदा किया था कि MCQs में केवल आपको आंसर नहीं बताए जाएंगे, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी बताई जाएंगी, जिससे हो सकता है अगर आपसे इंडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको सही जवाब अटेम्प्ट कर सके आप उसका। सो अगला जो क्वेश्चन है, द बुक इंडिका इज रिटन बाई, पुस्तक एक नाम है इंडिका नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, फाहियान, चाणक्य, मेगास्थनीज या नन ऑफ द अबव, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं। फाहियान एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, जो चाइनीज पिलग्रिम थे, जो आते हैं बुद्धिस्ट मठों में रहते हैं। चाणक्य हम सभी को पता है। मेगास्थनीज कौन थे ये आपको बताना है। एंड इंडिका किसने लिखी थी आपको ये भी बताना है कि मेगास्थनीज कौन थे, क्या रिश्ता है इनका मॉडर्न एम्पायर या इंडिया की हिस्ट्री से। एंड इस पुस्तक को किसने लिखा है, इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है।
सो आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब सारे ही लोग देंगे। होप कि आपने इसका जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जब ऑप्शन आता है नन ऑफ द एबव, तो हम सबसे कम प्रायोरिटी देंगे इस ऑप्शन को। जब हम ऊपर के सारे ऑप्शंस को जब तक हमने नल एंड वॉइड नहीं किया, डिस्कार्ड नहीं किया, तब तक हम लोग इस ऑप्शन को देखेंगे भी नहीं। तो शुरुआत करते ऊपर से। फाहियान वॉज अ ट्रैवलर, जो कि आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। तब तक तो बहुत समय हो चुका था, मॉडर्न्स जा चुके हैं, सतवाहनास जा चुके हैं, शकास जा चुके हैं, कुषाण जा चुके हैं, तो फाहियान बहुत लेट बाद आते हैं। तो इंडिका जो है वो बेसिकली एक पुस्तक है जिसमें इंडिका एक ग्रीक स्कॉलर द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम है मेगास्थनीज। एंड मेगास्थनीज कौन थे? बेसिकली जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके टाइम में फॉरेन इन्वेजन बहुत होता था। जब अलेक्जेंडर की आर्मी इंडिया से रिट्रीट होती है तो बहुत सारे जो ग्रीक रूलर्स थे, उनके आर्मी के कमांडर्स, वो अलग अलग इलाकों में फैल जाते हैं। उसी में से एक रूलर था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। वो चाहता था कि वो अलेक्जेंडर की तरह पूरी दुनिया पर रूल करे। तो सेल्यूकस निकेटर, ये जो हमारा पर्शिया का रीजन है, इसमें इसकी पूरी हुकूमत चलती थी। तो वो अटैक करता है एंड जब चंद्रगुप्त उसको हराते हैं तो सेल्यूकस निकेटर उनकी अधीनता स्वीकार करता है एंड मेगास्थनीज को एम्बेसडर बना के भेजता है। मेगास्थनीज एक ग्रीक स्कॉलर थे सेल्यूकस निकेटर के दरबार में। मेगास्थनीज वहाँ जाते हैं, बहुत दिनों तक वहाँ रहते हैं एंड मॉडर्न एम्पायर के बारे में, उस जमाने में बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में मेगास्थनीज के जो सोर्सेज हैं, एक इंडिका नाम की जो पुस्तक है इनकी, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है जब हमें इस पीरियड के बारे में जानना होता है। चाणक्य के लिखे हुए बुक्स तो है ही, अर्थशास्त्र हो गया, चाणक्य नीति हो गया, लेकिन ये जो मेगास्थनीज ने चीज़ों को लिखा है, इससे हमें खासतौर पर जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज इज द ऑथर ऑफ इंडिका। फाहियान बहुत दिनों बाद आते हैं। चाणक्य ने भी किताबें लिखी है लेकिन वो इंडिका नहीं लिखी उन्होंने चाणक्य नीति लिखा है। एंड चाणक्य नीति इज बेसिकली द डूज एंड डोंट्स इन लाइफ, कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। वेन यू विल रीड द चाणक्य नीति, एंड चाणक्य नीति आप नहीं पढ़ सकते, तो चाणक्य नीति के ऊपर एक कमेंट्री है। राधाकृष्ण पिल्ले एक बहुत बड़े स्कॉलर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के प्रोफेसर भी है, तो उन्होंने एक बुक लिखी है चाणक्य नीति के ऊपर। उनकी एक बुक है कॉर्पोरेट चाणक्य। तो अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की, लेकिन चाणक्य नीति आप समझ सकते हो। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कमेंट्री करके चीज़ों को आसान वे में समझाया। चाणक्य नीति में हर एक फील्ड को लेकर, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, वेल्थ हो, मटेरियलिज्म हो, रिलेशनशिप हो, उन्हें बताया गया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। तो चाणक्य के भी जो टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। बट मेगास्थनीज ने भी जो इंडिका बुक लिखी है वो भी बहुत काम किया। सो मेगास्थनीज इज द ऑथर ऑफ book called Indica. And who was Megasthenes? Megasthenes was the ambassador, Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. That is the scenario. And उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जब हारते तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी भी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। शायद ये जो बिंदुसार हैं वो सेल्यूकस निकेटर की ही लड़की से पैदा होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत हूँ मैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे सही करें। उसके बाद 123वें क्वेश्चन पे आते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब तो सबको देना है कि अर्थशास्त्र नाम के पुस्तक का लेखक कौन है। बिंबिसार है या अजातशत्रु है या चाणक्य है या बिंदुसार है, इन चारों में से कौन है? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बताना है। बिंबिसार, अजातशत्रु, चाणक्य एंड बिंदुसार। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप थोड़ा सा ना दिमाग लगा, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता, लेकिन इसका तो एग्जैक्ट आंसर पता होना ही चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता फिर भी आप ऐसा पता लगा सकते हैं कि उस जमाने में क्षत्रिय होते थे वो उतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया करते थे, ठीक है, क्योंकि ये जो वेदों को पढ़ना एंड चीज़ों को बताना सामने वाले को, ये ब्राह्मणों की जिम्मेदारी थी अकॉर्डिंग टू द वर्ण व्यवस्था। तो बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, बिंदुसार हो गए, सारे रूलर्स हैं। तो दे आर लीस्ट प्रोबेबल कि वो किसी बुक को लिखेंगे एंड ऐसी बुक को लिखेंगे जो कि आने वाली जनरेशन के काम आए। तो अजातशत्रु, बिंबिसार एंड बिंदुसार कैन बी द आंसर, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है? चाणक्य की। और इस बुक को भी चाणक्य ने ही लिखा है। कौटिल्य भी इनका नाम है, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, इसके प्रोफेसर थे, वहाँ पे आचार्य थे। एंड ये जो अर्थशास्त्र है ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स होगा, मार्केट, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी वगैरह, गवर्नमेंट बजट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये ना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलना चाहिए, राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें इकोनॉमिक्स की भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिसिप्लिन इज सेंटर्ड अराउंड द पॉलिटिकल साइंस। डिसिप्लिन मतलब जो कंटेंट है वो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र की तरफ केंद्रित है। सो एंड ये वन ऑफ द एंशिएंट पुस्तक है जिसमें इकोनॉमिक्स का जिक्र है, जहाँ पे अर्थशास्त्र को दर्शाया गया है। ये अर्थशास्त्र पुस्तक नाम मात्र है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स की ही लिखी गई है। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति शास्त्र की, लेकिन अर्थशास्त्र की भी कुछ कुछ चीज़ें हैं कि रेवेन्यू सोर्सेज कैसे बिल्ड किया जाना चाहिए, लेजिटिमेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आप गुर्बत के समय में, मुसीबत के समय में कहाँ से अपने जनता को खिला पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। एंड हु वाज द ऑथर? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही पर्सनैलिटी के नाम है, इन्होंने इस किताब को लिखा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 124वें क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज नॉट मेंशन्ड द मॉडर्न एम्पायर।
कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख नहीं है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारे पास जानने के लिए बहुत अलग अलग सोर्स है। यहाँ पे आपको बताने के किस सोर्स में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं है। तो क्या वैदिक लिटरेचर में मौर्य एम्पायर का उल्लेख नहीं है? क्या पुरानिक लिटरेचर में मौर्य एम्पायर का उल्लेख नहीं है? क्या बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख नहीं है? क्या जैन ग्रंथों में उल्लेख नहीं है? इन चारों में से किस स्रोत में मौर्य एम्पायर का, मौर्य साम्राज्य का उल्लेख नहीं है, आपको ये बताना है। तो होप कि ये भी जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक है। आप एलिमिनेट करके, अगर आप सही आंसर नहीं जानते तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। तो अगर आप एलिमिनेट कर पाएंगे तो आधी प्रॉब्लम्स आपके ऐसे ही सॉल्व होगी। तो होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शन। सबसे पहले जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो सबसे पहले मॉडर्न एम्पायर के शासक है, जो फाउंडर है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, वो बाद में जैनिज्म को अपनाते हैं। इसीलिए वो राजपाट छोड़ के श्रावण मेला बोला जाते हैं, जो जैनिज्म का बहुत एक पायस स्थल माना जाता था, एंड वहीं पे उनका देहांत होता है। तो जैन ग्रंथ के बारे में, जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी गई है, एंड मॉडर्न एम्पायर के बारे में बहुत चीज़ें लिखी गई है। तो जैन ग्रंथ में तो मॉडर्न एम्पायर का मेंशन है, तो ये हमारा सही आंसर हो नहीं सकता। सिमिलरली अशोका के बारे में बौद्ध ग्रंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई है, बिंदुसार के बारे में भी लिखी गई है। तो अशोका के बारे में एंड बिंदुसार के बारे में जब चीज़ें लिखी गई है तो बौद्ध ग्रंथ में तो मेंशन होगा ही मॉडर्न एम्पायर का। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। पौराणिक साहित्य में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, क्योंकि जो अशोका या बिंदुसार थे, सब हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स को तो पैट्रोनेज देते ही थे, बाकी जो हिंदुज्म के सेक्ट्स है उनको भी पैट्रोनेज देते थे। तो पौराणिक साहित्यों में भी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। बची क्या? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आप खुद ही दिमाग लाए कि वैदिक जो पीरियड है वो तो 500 BC तक आके खत्म हो जाता है, एंड मॉडर्न एम्पायर की शुरुआत होती है हमारे पास 300 BC के अराउंड, 300 to 50 BC के अराउंड। तो आप बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है कि वैदिक पीरियड में जो टेक्स्ट लिखे गए होंगे, ये कंपोज किए गए होंगे, उनमें मॉडर्न एम्पायर का जिक्र हो। अगर जिक्र होगा भी तो इतना ब्रॉड जिक्र नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने प्रेडिक्ट करा होगा कि आगे चल के कुछ ऐसा एम्पायर आएगा, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उपनिषद में मॉडर्न एम्पायर का जिक्र है, उन्होंने कहा था कि एक चंद्रगुप्त मौर्य करके शासक आएगा, अशोका का आएगा, तो बहुत कम ही नैरो चीज़ें लिखी गई होंगी। इतना ब्रॉड जैसे बौद्ध ग्रंथ में, पौराणिक साहित्यों में या जैन ग्रंथ में चीज़ें लिखी गई है, उस लेवल की चीज़ें नहीं लिखी गई होंगी। तो वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर इज वन ऑफ द सोर्सेज वेयर द मेंशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर हैज नॉट बीन फाउंड। यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर के, मॉडर्न साम्राज्य का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वैदिक लिटरेचर, जिसमें वेदास आते हैं, उपनिषद आते हैं, हमारे पास जो अरण्यकाज है वो आते हैं, ब्राह्मणास है वो आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास उसमें आती हैं। नाउ 125वां क्वेश्चन, डैश वॉज नॉट द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, की डैश मॉडर्न साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र नहीं थे। आपको प्रोविंशियल सेंटर चुनना, ये याद रखिएगा। तो क्या तोशाली नहीं था राजनीतिक केंद्र, क्या मथुरा नहीं था राजनीतिक केंद्र, क्या तक्षशिला नहीं था राजनीतिक केंद्र, या सुवर्णगिरी नहीं था राजनीतिक केंद्र। बेसिकली जो मॉडर्न एम्पायर है उसको दो तरीकों से रूल किया जाता था। एक तो कैपिटल के थ्रू, एंड कैपिटल के अलावा, कैपिटल तो एक सेंट्रल कैपिटल होगी, एंड उसके अलावा 4 प्रोविंशियल कैपिटल थे। तो 4 प्रोविंशियल कैपिटल अलग अलग जगहों पे थे, कोई नॉर्थ वेस्ट में था, कोई साउथ में था, कोई ईस्ट में था, तो ये जो, एंड कोई वेस्ट में था। तो ये जो 4 प्रोविंशियल सेंटर्स थे, वहाँ पे इन सारे ही सेंटर्स में गवर्नर्स होते थे। जो मॉडर्न एम्पायर के ऑफन जो प्रिंस वगैरह होते थे, उनको ट्रेन करने के लिए गवर्नर बनाया जाता था, एंड दे यूज्ड टू रूल द मॉडर्न एम्पायर फ्रॉम देयर। वो मॉडर्न एम्पायर के बिहाफ पे वहाँ पे रूल किया करता था। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें तोशाली वॉज वन ऑफ द प्रोविंशियल सेंटर, जो कि ईस्टर्न प्रोविंशियल सेंटर था, हमारा उड़ीसा में पड़ता था, तो तोशाली इज नॉट द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास तक्षशिला भी एक प्रोविंशियल सेंटर था, ये नॉर्थ वेस्ट का प्रोविंशियल सेंटर था। एंड अगर आपको पता हो तो जो अशोका है, उनके फादर बिंदुसार ने बहुत दिनों तक तक्षशिला में अशोक को भेजा था, क्योंकि वो चाहते थे कि अशोक कभी राजा ना बने। एंड अगर तक्षशिला उसको भेज दिया जाएगा तो वो तो दूर हो गया पाटलिपुत्र से, वो यहाँ के स्टेट पॉलिटिक्स से दूर है, वहाँ पे संघर्ष कर रहा। तक्षशिला में उस जमाने में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैटल्स होते थे, संघर्ष होते थे। तो ये जो इंटरनल रिफ्ट है, उसी में वो फंस के वो उधर ही रह जाएगा, एंड जिसको मैं राजा बनाना चाहता हूँ वो राजा बनेगा। लेकिन अशोका वाज टू स्मार्ट, वो तक्षशिला में भी सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, एंड पॉलिटिकल सिनेरियो पे उनका कंट्रोल भी रहता है, जो पाटलिपुत्र में चीज़ें चल रही थी। तो अल्टीमेटली ही बिकेम द एम्परर। तक्षशिला वाज वन ऑफ द प्रोविंशियल सेंटर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सुवर्णगिरी साउथ इंडिया में एक जगह था। सुवर्णगिरी मतलब सोने का, जहाँ पे खदान हमें मिल सके, तो सोना प्रॉपर्ली यहाँ पे बहुत अच्छे खासे मात्रा में मिलता होगा। तो सुवर्णगिरी वाज ऑल्सो अ प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, लेकिन मथुरा नहीं था। वेस्ट इंडिया में मथुरा नहीं था, मथुरा की जगह पे उज्जैनी हुआ करती थी। उज्जैनी अवंती की जो राजधानी थी, बाद में तो अवंती भी मॉडर्न एम्पायर में मिल जाता है। तो उज्जैन वॉज वन ऑफ द प्रोविंशियल सेंटर। तो 4 जो प्रोविंशियल सेंटर थे, दैट में तोशाली, उज्जैन, तक्षशिला एंड सुवर्णगिरी, एंड एक हमारा सेंट्रल कैपिटल होता था, दैट वॉज पाटलिपुत्रा। राजगीर बहुत इनिशियल डेज में मगध की कैपिटल थी, बाद में फिर कालाशोका ने जब पाटलिपुत्रा को कैपिटल शिफ्ट किया, उसके बाद सब लोग की कैपिटल पाटलिपुत्रा ही रहती है। तो तोशाली, पाटलिपुत्रा, उज्जैनी एंड तक्षशिला एंड सुवर्णगिरी आर द 4 प्रोविंशियल सेंटर एंड 1 कैपिटल। एक कैपिटल और 4 प्रोविंशियल सेंटर, मतलब 5 जगहों से सारे एम्पायर्स को रूल किया जा रहा था। मथुरा वॉज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मथुरा होगा। मथुरा कोई भी राजनीतिक केंद्र नहीं था। मथुरा फेमस इसलिए क्योंकि अशोका के ना कुछ अभिलेख यहाँ पे मिले हैं।
तो इसलिए वो फेमस है। बाकी ये कोई एंड बहुत बड़ा बाजार भी था मथुरा, एक ट्रेड रूट पे पड़ता था, लेकिन मथुरा प्रोविंशियल सेंटर नहीं था मॉडर्न एम्पायर का। इसके बाद आते हैं 126वें क्वेश्चन को देखते हैं कि स्पेशल ऑफिसर्स कॉल। कुछ स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जिनको अशोका ने खास तौर पे नियुक्त करा था कि आपका क्या काम है, आपको कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लेने, लड़ाइयाँ नहीं करनी, आपको क्या करना है कि हमारा जो धर्म का मैसेज है, मतलब राइट वे टू लिव लाइफ, कि कैसे सर्वेंट के साथ बिहेव करे, कैसे अपने वाइफ के साथ बिहेव करे, कैसे एल्डर्स को रिस्पेक्ट किया जाए, कैसे गुरुओं की इज्जत करी जाए, कैसे ब्राह्मणों को दान दिया जाए, ये सारी चीज़ें ना लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जो धर्म का मैसेज है ये लोगों तक पहुँचे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जगह जगह जाके घूम घूम के इस स्क्रिप्चर्स को लगाएं, लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, संवाद करें एंड लोगों को धर्म के मैसेज से अवगत करवाएं एंड उनको एक सही रास्ता दिखाएं। सो स्पेशल ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पसेस एंड उनका नाम क्या था, ऐसे ऑफिसर्स की पोस्ट क्या होती थी, क्या रजुकाज कहा जाता था उनको, क्या दंडपाल कहा जाता था, क्या समहर्ता कहा जाता था, या धम्म महात्मा कहा जाता था। तो आपको ये जो जवाब है ये हमें अगेन कमेंट बॉक्स में बताना है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। सबसे पहले समझते हैं दंडपाल से। दंडपाल वॉज द जेलर, वो जेल का अधिपति होता था। दंडपाल कैन नॉट बी द आंसर, ये तो धर्म का मैसेज कैसे ही लेके जाएगा। रजुकाज बहुत बड़ी पोस्ट होती थी रेवेन्यू से रिलेटेड। समहर्ता भी एक बहुत बड़ी पोस्ट थी रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड। तो रजुकाज और समहर्ता चूंकि ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ें उनसे रिलेटेड है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। धम्म महात्मा वेयर द वाज द आंसर, क्योंकि धम्म महात्मा नाम के जो ऑफिशियल्स होते थे उनका काम ही ये था कि वो अलग अलग जगहों पे जाए एंड ऐसे ऐसे जगहों पे जाए जहाँ जो मॉडर्न एम्पायर के बाहर भी है। जैसे श्रीलंका लोग जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि बुद्धा का ये मैसेज था, धम्म ये कहता है आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे एक राइटियस वे ऑफ लिविंग अख्तियार करना चाहिए। तो धम्म महात्मा का काम था कि आप इंटरनलिज्म में भी प्रमोशन करें, स्प्रेड करें इस धम्म के मैसेज का एंड एक्सटर्नलिज्म में भी करें। इसी तरह इंस्क्रिप्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, शिलालेख बनाए जाएंगे, पिलर इंस्क्रिप्शंस लगाए जाएंगे एंड वो अलग अलग क्षेत्रों में। मॉडर्न एम्पायर की बाउंड्री के अंदर तो लगा ही जाते थे, मॉडर्न एम्पायर के बॉर्डर के बियॉन्ड भी चीज़ों को हमने पाया है कि वहाँ पे भी ये चीज़ें इंस्टॉल करी जाती थी। तो धम्म के संदेश को फैलाने के लिए धम्म महात्मा नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे, क्योंकि ये तीनों मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली सर्व करते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 127वां क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन द मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज नॉट इंस्टॉल्ड, कि अशोका के महाशिलालेख किस स्थान पर लोकेटेड नहीं है? गिरनार, शिशुपालगढ़, सोपारा एंड मेरठ। आपको एक और काम करना है, इन चारों ऑप्शंस में कौन जो लोकेशन है वो किस स्टेट में पड़ता है आपको ये बताना है। लाइक गिरनार कहाँ पड़ता है आपको बताना, सोपारा कहाँ पड़ता है ये बताना है, मेरठ कहाँ पड़ता है ये बताना है एंड शिशुपालगढ़ कहाँ पड़ता है ये भी बताना है। अपार्ट फ्रॉम अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन विद द करेक्ट आंसर, आपको ये भी बताना है कि चारों ही जो लोकेशन है वो किस स्टेट में, किस प्रोविंस में पड़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये महाशिलालेख कहाँ पे स्थापित नहीं है, कोई महाशिलालेख जहाँ पे नहीं गाड़ा हुआ होगा। तो होप कि आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। अगेन व्हेन आई वाज लेक्चरिंग द वन शॉट वीडियो, तभी मैंने वन शॉट में आपको पूरा मैप दिखाया था एंड अगेन बार बार कहा था कि इस मैप को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे सैम्पल पेपर में भी हमने देखा था एक अशोका के इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपसे। तो ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस है कुछ कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है, तो वो तो आपसे बहुत मोस्ट लाइकली है कि वो पूछा जा सकता है। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन खासतौर पर मेजर रॉक एडिक्ट्स जो महाशिलालेख हैं किन किन जगहों पर, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जितने भी अभिलेख हैं, अभिलेख शिलालेख भी हो सकते हैं, अभिलेख पिलर इंस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं। तो अशोका के जितने भी अभिलेख हैं उनको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स, बड़े बड़े पत्थरों पे जो लिखाया गया था। दूसरा माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, महाशिलालेख। माइनर रॉक एडिक्ट्स को क्या कहेंगे, लघु शिलालेख। एंड एक होता है हमारे पास पिलर इंस्क्रिप्शन, जो लोहे के पिलरों पे गाड़े गए थे। लाइक इलाहाबाद में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है एंड माइनर रॉक एडिक्ट एंड मेजर रॉक एडिक्ट है, इसको हमने मैप में लोकेट किया था, आपके बुक में मैप भी है। तो आप जब मैप को देखेंगे देन यू कैन इजीली आंसर। देखिए गिरनार में देखिए ये जो ट्रायंगुलर शेप है वो मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब शिलालेख महाशिलालेख का है एंड ये जो रेक्टेंगुलर है वॉयलेट कलर का वो माइनर रॉक एडिक्ट है एंड ये सर्कल है हमारे पास ब्लू कलर का वो पिलर इंस्क्रिप्शन का है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गिरनार में तो है मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो गिरनार हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता सही ऑप्शन। फिर सोपारा में भी है तो सोपारा भी हमारा सही ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर शिशुपालगढ़ अगर आए यहाँ पे उड़ीसा तो यहाँ पे भी मेजर रॉक एडिक्ट है तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। देन मेरठ में अगर हम देखें तो मेरठ में अशोका के इंस्क्रिप्शन है लेकिन वो पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट या महाशिलालेख नहीं है, तो मेरठ विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ कुछ बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है, लाइक अगर आप शहबाजगढ़ी की बात करें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है। गिरनार की बात करें, ये बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है। सोपारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शिशुपालगढ़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कलिंग भी पड़ता है, उड़ीसा में भी पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो ये जो 4-5 है ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मेरठ हो गया, सांची हो गया, सारनाथ हो गया, इन सब जगहों पे हमारे पास जो पिलर डिस्क्रिप्शन है वो सारे हैं। तो ऐसे चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ कुछ चीज़ें सांची हो गया, सारनाथ हो गया, मेरठ हो गया, इन सब जगहों पे आपसे ऐसा पूछा सकते हैं कि पिलर डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन गिरनार, सोपारा एंड ये जो हमारे पास शिशुपालगढ़ है, शहबाजगढ़ी है,
ये सारे बहुत, एंड कांधार, ये सारे, कांधार तो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हमारा एक कांधार ही पड़ता है। जो उत्तर पश्चिम इलाका है वहाँ पे एक कांधारी था, मेजर रॉक एडिक्ट, एंड कांधार में जो उस जगह की लिपि थी वो यूज़ की गई थी। एंड आपको बताना कि कांधार और पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में कौन सी लिपि प्रिवेलेंट थी। लिपि आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द लैंग्वेज। लिपि कौन सी स्क्रिप्ट प्रिवेलेंट थी। तो करेक्ट आंसर विल बी मेरठ की। मेरठ में कोई भी इनका मेजर रॉक एडिक्ट नहीं था। मेरठ में इंस्क्रिप्शन जरूर थे लेकिन वो पिलर इंस्क्रिप्शन थे, वो मेजर रॉक एडिक्ट नहीं था। इंस्क्रिप्शन हमने देखा मेजर रॉक एडिक्ट भी है, महाशिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट भी है, लघु शिलालेख एंड पिलर इंस्क्रिप्शन भी है। तो दैट इज द सिनेरियो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 128वें क्वेश्चन को देखते हैं कि डैश वाज द सदर्न प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मौर्यन एम्पायर की मौर्यन साम्राज्य में दक्षिणी प्रांतीय राजनीतिक केंद्र कौन था। दक्षिणी प्रांतीय राजनीतिक केंद्र, कीवर्ड इज दक्षिणी एंड द प्रोविंशियल सेंटर, प्रांतीय राजनीतिक केंद्र। आपको ये ध्यान में रखना है वो प्रांतीय राजनीतिक केंद्र भी होना चाहिए एंड वो साउथ इंडिया में भी लोकेटेड होना चाहिए। तो क्या वो ताम्रलिप्ति है, सुवर्णगिरी है, तोसली है या उज्जैनी है। उज्जैन मतलब उज्जैन कह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है एंड आई वांट कि आप सारे ही लोग अटेम्प्ट करें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे प्रीमियर होने के बाद देख रहे हैं, प्रीमियर होने के वक्त देख रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो एक्यूरेसी है बढ़ेगी एंड एग्जामिनेशन में आपके गलत आंसर को सेलेक्ट करने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे। सो ताम्रलिप्ति जो वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहते हैं कि ये गेटवे था, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड था उसका गेटवे था। तो ताम्रलिप्ति कैन नॉट बी द आंसर, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एंड तोसाली इज इन उड़ीसा, तो ये भी नहीं है। उज्जैनी वो हमारा वेस्टर्न पोर्शन में है, मध्य प्रदेश मालवा के रीजन में, तो ये भी नहीं आंसर होगा। सुवर्णगिरी के बारे में हमने देखा था कि 4 प्रोविंशियल सेंटर थे, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, तोसली एंड तक्षशिला, जो कि नॉर्थ वेस्ट में था। तो सुवर्णगिरी वॉज लोकेटेड इन सदर्न इंडिया, किस प्रोविंस में लोकेटेड था ये आपको बताना है। तो सुवर्णगिरी वॉज लोकेटेड इन सदर्न इंडिया आफ्टर द दक्कन प्लेटू। तो सुवर्णगिरी विल बी द करेक्ट आंसर। सुवर्णगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सोने के खदान होंगे, शायद सोना इजीली अवेलेबल हो जाता होगा, इसलिए इस प्लेस को सुवर्णगिरी कहा गया। सो सुवर्णगिरी वॉज द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मॉडर्न एम्पायर दैट वॉज लोकेटेड इन सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं 129वें क्वेश्चन पे कि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर इन डैश लैंग्वेज की अशोका के अधिकांश शिलालेख किस लैंग्वेज में है। आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, नॉट द स्क्रिप्ट। पाली लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में या प्राकृत लैंग्वेज में। आपको अगेन जवाब बहुत सोच समझ के देना, प्राकृत, संस्कृत, तमिल या पाली। पिछले वीडियो में भी लैंग्वेज के ऊपर हमने अच्छा खासा आपसे इंट्रोडक्शन लिया था, आपको बताया था कि लैंग्वेज कौन कौन से लैंग्वेज ज़्यादा यूज किए जाते थे, कौन कौन से लैंग्वेजेस को पढ़ना लिखना आसान था। तो अशोका ने ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करा होगा जो पढ़ने में भी आसान होंगे एंड जो ज़्यादातर लोगों को रीच आउट कर सके। तो संस्कृत तो वो हो नहीं सकता क्योंकि संस्कृत वॉज यूज बाई ऑफिशियल्स, क्योंकि वो पढ़ना भी आसान था, पढ़ना भी मुश्किल था, लिखना भी मुश्किल था। तो संस्कृत कैन नॉट बी यूज क्योंकि ये बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, तो इंस्क्रिप्शन लगा के फ़ायदा ही क्या। फिर हमारे पास जो तमिल है, तमिल में भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि तमिल नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं जानता, वेस्ट इंडिया में कोई नहीं जानता, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई नहीं जानता। यहाँ पे शिलालेख नहीं होगा, यहाँ पे अभिलेख होगा, द अभिलेख, क्योंकि इंस्क्रिप्शन को हम अभिलेख कहते हैं। शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट्स। पाली लैंग्वेज एक हो सकता है ऑप्शन, लेकिन पाली भी नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाली को कोई नहीं जानता था। तो प्राकृत वॉज द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शन हो, शिलालेख हो, महाशिलालेख हो, लघु शिलालेख हो, क्योंकि प्राकृत मतलब वर्नाकुलर, सबके रीजन के अपने अपने वर्नाकुलर होते थे। एंड अशोका के जो ऑफिशियल्स थे, जो धम्म महात्मा थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि हमें ज़्यादातर लोगों को रीच आउट करना है तो हमें उनकी ज़बान में उनको समझाना पड़ेगा। दैट्स वाई दे यूज्ड प्राकृत इन मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। एंड ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है उनमें अशोका को किस नाम से रेफर किया गया है, या तो देवनाम प्रिय यानी कि जो देवताओं के प्रिय है, द बिलवड ऑफ गॉड, एंड प्रियदर्शी यानी कि जिनको देखना बहुत पसंद है, द वन हु इज प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड, जिनको देख के बहुत आनंद आता है। कहा जाता था कि अशोका के जो फिजिकल स्ट्रक्चर थे वो उतने ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा टाइटल खुद अख्तियार किया ताकि वो इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम कर सके। सो ये हमारा 129वां क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द रीजन यूज़ की जाती थी, कहीं कहीं पे खारोस्टी यूज़ की जाती थी, कहीं कहीं पे ब्राह्मी यूज़ की जाती थी। तो दैट इज अ सिनेरियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन द अशोकाज स्क्रिप्शन, कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। अभी हमने स्क्रिप्ट के बारे में देखा, तो कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया अशोका के अभिलेखों में। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, इब्रानी लिपि या खारोस्टी लिपि। इब्रानी लिपि को एरामिक लिपि कहते हैं। तो इन चारों में से किस लिपि का इस्तेमाल नहीं किया गया है अशोका के इंस्क्रिप्शन में। पिछले ही क्वेश्चन से कनेक्टेड है, तो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको ऑप्शंस को बस एलिमिनेट करना है। तो होप कि आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सोच समझ के एंड सारे लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अशोक के अभिलेख, द कीवर्ड्स आर अभिलेख एंड किस लिपि में प्रयोग नहीं किया गया है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट नॉट द लैंग्वेज। तो सबसे पहले आते हैं देवनागरी लिपि में क्या भाषा उस जमाने में लिखी जाती थी, संस्कृत। संस्कृत में कोई इंस्क्रिप्शन लिखा ही नहीं गया, बहुत कम इंस्क्रिप्शन, अगर ना के बराबर इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखे गए बिकॉज लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो देवनागरी लिपि तो यूज़ की नहीं जाएगी। ब्राह्मी, इब्रानी और खारोस्टी,
ये तीनों ही स्क्रिप्ट यूज़ किए गए। ब्राह्मी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किए गए, खारोस्टी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी जो और ज़्यादा सुदूर इलाके होते थे, लाइक कांधार का इलाका हो गया, वहाँ पे इब्रानी लिपि लाइक एरेमिया, क्योंकि वहाँ ना ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस था, तो एरेमियाक ग्रीक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, तो इब्रानी लिपि से भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो ये तीनों लिपि में इंस्क्रिप्शंस डाले गए थे, इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, लेकिन देवनागरी में नहीं लिखा गया था। क्यों? क्योंकि देवनागरी से लैंग्वेज कौन सा कनेक्टेड है? संस्कृत। बाद में तो हिंदी आता है, तो बहुत बाद में आई है, 19th सेंचुरी की भाषा है हिंदी, तो 19th से 18th सेंचुरी की। तो देवनागरी लिपि में अगर लिखी जाती तो संस्कृत में लिखी जाती, एंड संस्कृत क्या है, बहुत सारे लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, समझना ही नहीं आता, तो संस्कृत में अगर हम इंस्क्रिप्शन लिख भी रहे हैं तो ये ज़्यादातर लोगों तक रीच आउट नहीं करेगा। तो दैट इज़ वाई देवनागरी लिपि में कोई भी इंस्क्रिप्शन अशोक के नहीं लिखे गए हैं। यहाँ पे हमारा लेवल 1 खत्म होता है। हमने सारे ही 10 क्वेश्चन को देखा, आपने सारे 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा। जिन्होंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, डजंट मैटर कि उनका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, क्योंकि आज अगर उनके गलत हो रहा तो कल के उनके सही होने वाले हैं। तो मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो आई कांग्रेट्स ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, इतनी करेज दिखाइए कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द लेवल 2। लेवल 2 में हमारे पास क्या होता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एंड एक एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन मैंने डाला है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक चूज द करेक्ट स्टेटमेंट का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडर्न एम्पायर आर करेक्ट। यहाँ पे कौन सा जो कथन है मॉडर्न एम्पायर से संबंधित वो सही है, दैट मीन्स कि करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कि द अंपायर सक्सीडेड द नंदा अंपायर, की यह जो साम्राज्य है वो नंदा अंपायर के बाद आया, यानी कि नंदा अंपायर के उत्तराधिकारी बना। उसके बाद अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस ऑन द स्टोन सरफेसेस, कि अशोका ने मॉडर्न एम्पायर में अशोका वाज द फर्स्ट रूलर, वो पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने संदेशों को, अपनी चीज़ों को पत्थरों में उकेरना या अंकित करना शुरू करा। फिर कौटिल्य वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अशोका, के कौटिल्य अशोक के मुख्यमंत्री थे। एंड चौथा कि बिंदुसार ने धम्म का संदेश फैलाया, कि बिंदुसार स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। इन चारों में से कौन सा कथन सही है? कथनों को बहुत आराम से पढ़ें, देन करेक्ट ऑप्शन को चुनें। क्या ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है? चारों ऑप्शन को पढ़ें, देन आप एक एक करके एलिमिनेट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई अगेन अर्ज ऑल ऑफ यू, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सारे ही लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में सक्सीड करने की बढ़ती जाएगी। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि द अंपायर सक्सीडेड द नंदा अंपायर। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हमने देखा था सबसे पहले मॉडर्न जो हमारे मगध है उसमें हरियंक आते हैं। हरियंक से पहले बड़ीद्र डायनेस्टी थी जो महाभारत के समय में कहते हैं रूल करा करती थी। जरासंध जो दुर्योधन के ससुर होते थे वो उसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो हरियंक डायनेस्टी के बाद शुशनाग आते हैं। शुशनाग के बाद हमारे पास नंदा अंपायर, नंदा अंपायर बनाते हैं। तब तक महाजनपद था, हरियंक के समय में भी महाजनपद था, शुशनाग के ज़माने में भी ये जो मगध है वो महाजनपद था। फिर नंदाज अंपायर बनाएंगे, नंदाज को सक्सीड करते हैं मौर्यंस। तो नंदाज यानी कि जो लास्ट रूलर था हमारा धनानंद, इसको हराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, एंड एक मॉडर्न एम्पायर की नींव रखी जाती है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है उसका मेंशन जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो पहले स्टेटमेंट का मेंशन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसको हमने ऐसे डिस्कार्ड कर दिया। बाकी ए सी डी तीनों में है, तो अब देखना है कि इन तीनों में से कौन सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर, अशोका पहला शासक था जिन्होंने अपने संदेशों को पत्थर की सतहों पर अंकित किया था। दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि अशोका से पहले किसी ने भी पत्थर के सतहों पे यानी कि अपने इंस्क्रिप्शन को दिखाई नहीं था कि ये हमारी अचीवमेंट्स है, हमने इतना दान दिया है, हमने ये चीज़ें करी है। न तो बिंदुसार ने करवाया था, न ही चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगर ऐसा होता तो हमें अशोका पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता मॉडर्न एम्पायर के बारे में जानने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के भी इंस्क्रिप्शंस होते, उनसे भी बहुत चीज़ें पता चलती। बिंदुसार के भी इंस्क्रिप्शंस होते, उनसे भी बहुत चीज़ें पता चलती। तो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने अपने संदेशों को सतहों पर अंकित किया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। एंड दोनों का मेंशन केवल ऑप्शन डी में है, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने तीसरे और चौथे स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं, फिर भी हमने सही आंसर को चुन लिया। ऐसे ही जब आप स्टेटमेंट को पढ़ें एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएं, दिस इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व एनी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद अब आते हैं तीसरे और चौथे स्टेटमेंट पे। तो कौटिल्य अशोक के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री होते थे। एंड कौटिल्य वाज बेसिकली द किंग मेकर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। वो ट्रेन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, एक नौजवान लड़के को इतना बड़ा सम्राट बना के देते हैं। तो ही वॉज द किंग मेकर ऑफ मॉडर्न एम्पायर एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे कौटिल्य पे, विष्णुगुप्त पे या चाणक्य पे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। बिंदुसार ने धम्म का संदेश फैलाया, ये भी गलत है, क्योंकि अशोका ने जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया तो अशोका ने इसके बाद से धम्म के संदेश को फैलाना शुरू किया कि एल्डर्स के साथ हमें पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, ब्राह्मण्स के प्रति जनरस होना चाहिए, वुमेन्स के प्रति हम्बल होना चाहिए, सर्वेंट से बहुत ही डिग्निटी से बात करनी चाहिए, हमेशा सही बोलना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। ये सारी चीज़ें धम्म में थी। एंड इस मैसेज को वो फैलाते हैं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, रॉक एडिट्स के थ्रू, पिलर इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। धम्म महात्मास जो उनके ऑफिशियल्स थे वो गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके, अलग अलग दूर देशों में जाके इस मैसेज को लोगों के बीच पहुंचाते हैं। एंड ओनली बिकॉज ऑफ अशोका
ये जो बुद्धिज्म है ये इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर पाता है। बुद्धा की अपनी आइडियोलॉजी तो थी, लेकिन अशोका ने इस लेवल का प्रचार प्रसार किया, प्रमोशन किया, उसने बहुत बड़ा एक योगदान दिया बुद्धिज्म को फैलने में। तो ये जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि बिंदुसार ने धम्म का संदेश नहीं फैलाया था, उनके लड़के यानी कि अशोका ने फैलाया था। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही हमारा गलत सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं 135वें क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अब यहाँ पे प्रशासन की बात है। पहले हमने सिंपल मॉडर्न एम्पायर के बारे में कुछ कथन देखे, अब प्रशासन के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। मॉडर्न साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा जो कथन है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित, नीचे जो दिया गया कथन है उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। द एम्पायर वॉज बीइंग रूल्ड फ्रॉम इट्स कैपिटल एंड 5 प्रोविंशियल सेंटर की एम्पायर को कैपिटल और 5 प्रांतीय केंद्र से रूल किया जाता था। दूसरा, धम्म महात्मास वेयर अपॉइंटेड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्म, धम्म महात्मा एक अधिकारी होते थे जिनको धम्म के संदेश को फैलाने के लिए अपॉइंट किया गया था। एंड तीसरा, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जो गिरी के एम्बेसडर थे, जो इंडिका पुस्तक को लिखते हैं, वो कहते हैं कि मिलिट्री कमेटी यानी कि मिलिट्री की जितनी भी चीज़ें लिखती थी उसके अंदर 6 सब कमेटी थी। मिलिट्री की जितनी भी चीज़ें देखती थी एक कमेटी, उसके अंदर 6 कमेटी थी, 6 सब कमेटी, एक पूरी कमेटी मिलिट्री कमेटी, उसके अंदर 6 सब कमेटी है अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। तो इन तीनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, आपको ये बताना है। तो अब आते हैं ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है, क्या केवल नॉट करेक्ट मतलब क्या केवल पहला स्टेटमेंट गलत है, या पहला दूसरा दोनों गलत है, या दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, या नन ऑफ द अबव यानी कि इन तीनों में से सारा ही सही है, कोई गलत नहीं है। तो आपको करेक्ट जो ऑप्शन लग रहा है वो सोच समझ के तीनों ही स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से आपको देखना है। देन यू हैव टू मेक द चॉइस। साम्राज्य पर उसकी राजधानी तथा 5 प्रांतीय केंद्र से शासन किया जा रहा था। धम्म महात्मा को धम्म के संदेश फैलाने के लिए नियुक्त किया गया था। और मेगास्थनीज के अनुसार जो सैन्य समिति थी, जो मिलिट्री कमेटी थी, उसके अंदर 6 उप समितियां थी, मतलब 6 सब कमेटीज हुआ करती थी। तो एक के बाद एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ की मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य समिति में 6 उप समितियां थी। देखिए, मॉडर्न एम्पायर की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि मगध में मॉडर्न एम्पायर के पहले भी जो भी एम्पायर्स आते हैं, महाजनपद आते हैं, वो आर्मी बहुत बड़ी रखते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो उन्होंने कहा है कि एक मिलिट्री कमेटी थी एंड उस मिलिट्री कमेटी के अंदर 6 सब कमेटी आती थी। एक कमेटी का काम था कि वो नेवी से जुड़े हुए अफेयर्स को देखें, नौसेना से जुड़े हुए अफेयर्स। एक कमेटी का काम था कि वो जो इन्फेंट्री होते हैं, पैदल सेना, उनसे जुड़े हुए चीज़ों को देखें। एक कमेटी का काम था कि वो जो कैवेलरी होती है यानी कि जो घुड़सवारी होती है, उनसे रिलेटेड कमेटी को देखें, मतलब उनसे रिलेटेड अफेयर्स को देखें। एक का काम था जो मतलब जो रथ वाले सेना होता है, चैरियटियर्स, उनके अफेयर्स को देखें। एक कमेटी का काम था कि वो हाथियों को देखें, एलिफेंट की आर्मी को देखें, क्योंकि सारी ही टाइप की आर्मी होती थी। एंड एक सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी इन सारे 6 कमेटीज में, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी दैट वाज, उनका काम था कि आर्मी के ट्रांसपोर्ट को देखे, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेगी। एंड उसके अलावा वो आर्मी के प्रोविजन को भी देखे कि कैसे खाना पीना मेंटेन होगा। ये सबसे मुश्किल काम है, आपको आर्मी को पूरी तरीके से मैनेज करना। तो ये जो लास्ट की कमेटी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी। इनको ये भी देखना है कि कैसे एक जगह से दूसरे को माइग्रेट किया जाएगा, एंड ये भी देखना है कि रसद का इंतजाम कैसे होगा, प्रोविजन कैसे इंतजाम किए जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। मेगास्थनीज ने ही कहा था एक मिलिट्री कमेटी होती थी, इसके अंदर 6 कमेटी होती थी एंड सारे के अपने अपने डिपार्टमेंट से, लेकिन एक जो कमेटी थी जो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन देखती थी, वो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके जो लीडर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा केपेबल होते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो तीसरे स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में होगा उसे हमें डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि ये तो करेक्ट है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सी जो है उसको डिस्कार्ड कर देना। देन ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है कि धम्म महात्मा को धम्म के संदेश फैलाने के लिए नियुक्त किया गया था, वो सही है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि धम्म महात्मा नाम के ऑफिशियल्स क्या करते थे, अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को प्रीच करते थे, धम्म के संदेश को बताते थे, इंस्क्रिप्शंस लगवाते थे। सो ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन में मेंशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑप्शन में उन्हीं स्टेटमेंट को मेंशन किया जाएगा जो गलत है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन ए सही होगा, एंड पहला स्टेटमेंट बी अगर सही है तो नन ऑफ द एबव हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। साम्राज्य पर उसकी राजधानी तथा 5 प्रांतीय केंद्र से शासन किया जा रहा था। साम्राज्य यानी मॉडर्न एम्पायर को कैसे रूल किया जाता था, हमने देखा था कि एक कैपिटल होती थी एंड कुछ प्रोविंशियल सेंटर होते थे। कैपिटल एक होती थी एंड 4 प्रोविंशियल सेंटर होते। 4 प्रोविंशियल सेंटर यानी कि उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी एंड तक्षशिला, एंड एक कैपिटल पाटलिपुत्रा। तो राजधानी अलग थी एंड 4 प्रांतीय केंद्र होते थे, ना कि 5 प्रांतीय केंद्र। यहाँ पे एक वर्ड का बस हेरफेर है, इससे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। राजधानी तो थी ही, एंड जो कंट्रोल था ना, इस पूरे बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर था। आप जब अशोका के इंस्क्रिप्शन को देखेंगे तो जो चीज़ आप कांधार में पा रहे हैं वैसी चीज़ सोपाड़ा में देखने को मिल रही है, वैसी चीज़ शिशुपालगढ़ में देखने को मिल रही है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो टेरिटरी वो बहुत बड़ी है, एंड इतनी बड़ी टेरिटरी को ऑब्वियसली जो रूल करना वो आसान नहीं है। तो ये जो कंट्रोल होता था वो प्रोविंशियल सेंटर्स एंड कैपिटल के थ्रू एक्सरसाइज किया जाता था। एंड जो प्रोविंशियल सेंटर थे वो 4 थे, एक तोसाली हो गया उड़ीसा में, एक सुवर्णगिरी हो गया साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ पे वो आपको बताना,
एक तक्षशिला हो गया नॉर्थ वेस्ट में, जो कि आज के हमारे पाकिस्तान में पड़ता है, एंड एक हमारा उज्जैनी हो गया जो कि मध्य प्रदेश मालवा के रीजन में। 5 प्रांतीय केंद्र नहीं थे, 5 राजनीतिक केंद्र जरूर हो सकते हैं अगर हम पाटलिपुत्र को मिला ले तो, लेकिन राजधानी अभी हमने अलग लिखी है, तो राजधानी के अलावा केवल 4 प्रांतीय केंद्र थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि ओनली 1, तो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है। तो ये हमारा जो सही आंसर था वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक एग्जर्प्ट दिया गया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। एग्जर्प्ट में क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यहाँ पे 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी को मिला के पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड सुवर्णगिरी, इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से होकर, यानी कि तक्षशिला से होकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण करे गए थे, चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शन हो, चाहे वो मेजर डिक्ट्स हो, चाहे माइनर डॉक्यूमेंट्स हो, सब जगह पे एक ही टाइप के इंस्क्रिप्शंस उत्कीर्ण यानी कि कार्व आउट करे गए हैं। अंग्रेजी में वही चीज़ है, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर, कैपिटल हो गया, 4 प्रोविंशियल सेंटर हो गए। एंड इफ यू एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, अगर हम इन कंटेंट्स को पढ़ें तो वी फाइंड की द सेम मैसेज इनग्रेव्ड एवरीवेयर, चाहे वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात हो, फिर आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, उत्तराखंड की बात हो, सारी जगहों पे एक ही मैसेज था, धम्म का मैसेज था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सुवर्णगिरी इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया, किस प्रोविंस में है? तो क्या वो कर्नाटक में है, क्या वो तमिलनाडु में है, क्या वो केरला में है, या क्या वो तेलंगाना में है? आपको सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 4 प्रोविंशियल सेंटर को देखा, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड सुवर्णगिरी। आपको अब ये बताना है एंड सुवर्णगिरी किस प्रोविंस में है, ये भी आपके किताब में दिया गया है। इस सोर्स में नहीं दिया गया लेकिन आपकी किताब में दिया गया। हमने कहा कि सोर्स में अगर किसी भी टर्म का जिक्र है तो उस टर्म के बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे हमने अभी पूछा। हमने ये नहीं पूछा कि कौन सा जो यहाँ पे जगह है वो प्रांतीय केंद्र नहीं था, हमने ये पूछा कि सुवर्णगिरी किस प्रांत में स्थित था। तो द करेक्ट आंसर विल बी कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक इज वेरी फेमस फॉर इट्स गोल्ड माइंस। तमिलनाडु, केरला एंड तेलंगाना इज नॉट करेक्ट, एंड ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि सुवर्णगिरी कहाँ पे लोकेटेड है। इसके लिए आपको हमारे लेक्चर्स को देखना है एंड बुक्स को पढ़ना है। अगर आपने हमारे लेक्चर्स को देख लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व होगी। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो यू आर वेल इक्विप्ड नाउ फॉर द बोर्ड्स, आप तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से बोर्ड्स के लिए। 134वां क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला इज लोकेटेड इन, तक्षशिला कहाँ पे लोकेटेड है? अफगानिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इन तीनों में से कहाँ पे? या अगर इन तीनों में से कहीं नहीं है तो नन ऑफ देम, यानी कि कहीं और, ईरान में होगा, कजाकिस्तान में होगा, किर्गिस्तान में होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी पाकिस्तान, पाकिस्तान में लोकेटेड है तक्षशिला। एंड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, विष्णुगुप्त या चाणक्य कह ले, कौटिल्य कह ले, वो यहीं के प्रोफेसर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी भी बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है तक्षशिला। देन उसके बाद कुमारगुप्त हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद पाला अंपायर आएंगे, धर्मपाल, वो क्या करेंगे, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर के निकट, उसको वो स्थापित करेंगे। तो कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ होती थी, उसमें तक्षशिला बहुत पुरानी है। तो पाकिस्तान में तक्षशिला पड़ता है। तक्षशिला वॉज वन ऑफ द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, क्योंकि तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में पड़ता था। एंड तक्षशिला में हो गया या गांधार में होगा, तक्षशिला में जितनी भी चीज़ें लिखी गई होंगी वो खारसी लिपि में लिखी गई होंगी। गांधार वो अफगानिस्तान में पड़ जाता है, तो वहाँ ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस था, तो वहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है, चाहे वो मेजर डॉक्यूमेंट्स हो, माइनर डॉक्यूमेंट्स हो या पिलर इंस्क्रिप्शन हो, वो सारी चीज़ें एरेमियाक लिपि में लिखी गई हैं। एरेमियाक मतलब जो ग्रीक लैंग्वेजेस की लिपि होती थी उनको एरेमियाक कहा जाता था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने फिगर दिया गया है, दिस फिगर इज वेरी फेमिलियर, बहुत ज़्यादा फेमिलियर है हम सारे ही लोग। ये स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है? आप सभी को पता है कि इसको यूज़ करते हैं हम लोग अपने नेशनल एम्बलम के तौर पे। आपको बताना है कि ये जो नेशनल एम्बलम है ये हमने कहाँ से लिया है? वैशाली से लिया है, सारनाथ से लिया है, कुशीनगर से लिया है, या सांची से लिया है? इन चारों में से कहाँ से लिया? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी किसी जगहों पे आप कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। क्या वैशाली या सारनाथ या कुशीनगर या सांची? ये बेसिकली कैपिटल है। कैपिटल मतलब एक पूरे सीलिंग को जो पिलर से जोड़ता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। जैसे हमने जब कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कैपिटल देखा, करिंथियन कैपिटल होता था, आयोनिक कैपिटल होता था, यानी कि ये एक पिलर है एंड ये एक हमारा सीलिंग हो गया। तो इस पिलर को, इस सीलिंग से जो कैपिटल, जो संरचना जोड़ेगी उसे हम कैपिटल कहते हैं। रोमन एम्पायर में अलग अलग कैपिटल्स होते थे, करिंथियन देखा, आयोनिक देखा, बहुत सारे कैपिटल थे। तो ये जो कैपिटल है इसे हम कहते हैं लायन कैपिटल। तो ऐसे लायन जो कैपिटल है वो सारनाथ में मिला, और वैशाली में भी एक लायन कैपिटल है, लेकिन वो ना एक लायन है। यहाँ पे तकरीबन आपके कितने लायन है? 1 2 3 4 4 लायन है। वहाँ पे एक लायन है, वो बैठा हुआ लायन है। ये तो सारे खड़े हुए, वो बैठा हुआ लायन है। तो वैशाली में भी लायन कैपिटल मिले है, लेकिन वो बैठा हुआ है। ये जो 4 लायन कैपिटल है, चार लाइन वाले लायन कैपिटल है जिनको हम लोग एज ए नेशनल एम्बलम यूज़ करते हैं, वो हमें सारनाथ से मिला है। एंड इसके अलावा लायन कैपिटल बनवाने में अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, एलिफेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और भी बहुत सारे जानवरों का इस्तेमाल करा गया है। सो न केवल लायन कैपिटल बल्कि एलिफेंट्स भी कैपिटल बनाया गया था। तो वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर, सांची में से ये जो स्ट्रक्चर है वो सारनाथ में मिला। सारनाथ भी यूपी में है, सांची मध्य प्रदेश में, कुशीनगर यूपी में है। ये मल्ल महाजनपद में आता था। जब बुद्धा प्रीच कर रहे थे तो कुशीनगर मल्ल महाजनपद में आता था। कुशीनगर इज द प्लेस जहाँ पे बुद्धा का महापरिनिर्वाण होता है, जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था। परिनिर्वाण मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मोक्ष। अब आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया है,
एंड महापरिनिर्वाण हम केवल बुद्धा के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं क्योंकि ये लेजेंड है। एंड बुद्धा में भी गौतम बुद्ध, इससे पहले ही बहुत सारे बुद्ध आए थे, लेकिन ये जो हमारे गौतम बुद्ध, इनके लिए जब इन्होंने परिनिर्वाण ग्रहण किया, अपने बॉडी को अपने डेलिबरेटली छोड़ा, ठीक है, अल्टीमेट लिबरेशन के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं परिनिर्वाण, नहीं महापरिनिर्वाण, कि अब हमारे हाथ से एक लेजेंड हमारी दुनिया से चले गए। तो दिस स्ट्रक्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम सारनाथ एंड कुशीनगर इज फेमस फॉर महापरिनिर्वाण। वैशाली भी एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट साइट है। सांची के बारे में तो आप सबको पता है, जब आपने थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स पढ़ा होगा, सांची के स्तूपों को देखा होगा, वहाँ पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन है शाहजहां बेगम का या अशोका ने कैसे ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बिल्ड किया, आर्किटेक्चर कैसी थी, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लेन करी है, बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक। डू चेक आउट दोज वीडियोस टू, वो भी एक प्लेलिस्ट में हमने कंपाइल कर दी है। क्लास 12 हिस्ट्री फुल कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, कंप्लीट कोर्स है फुल कोर्स, वहाँ पे आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ऐसे हमारा लेवल 2 खत्म होता है। अब शुरू करते हैं लेवल 3 को। नाउ कमिंग टू द लेवल 3। लेवल 3 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दो एक्सर्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड एक मैप का क्वेश्चन होगा। मैप वगैरह हमने महाजनपद के मैप से उठ के अब मॉडर्न एम्पायर के मैप से रिलेटेड कुछ चीज़ें को आपसे पूछी। पिछले वीडियो में महाजनपद से रिलेटेड 2 मैप था, इसमें एक मैप होगा जो मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड होगा। सो होप कि आप इसका जवाब आसानी से दे देंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 136 नंबर क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का। पहला क्वेश्चन ये है, द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया टूक अशोका एज एन इंस्पिरेशन, कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने यानी कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने, आज के राष्ट्रवादी नेता नहीं, भारत के राष्ट्रवादी नेता जो आंदोलन कर रहे थे आज़ादी के लिए, उन्होंने अशोका को प्रेरणा के रूप में लिया। रीजन, इस कारण क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी में जब अभिलेख मिल रहे थे अशोका के, जब जेम्स प्रिंसप इन सारी चीज़ों को डिसाफर करते हैं, लोग एक के बाद एक इंस्क्रिप्शन खोज रहे हैं, इसमें अशोका के बारे में बताया जा रहा है, मॉडर्न एम्पायर की ग्लोरी को बताया जा रहा है, इसमें अशोका को शक्तिशाली और परिश्रमी दिखाया गया है। कारण, अभी कथन, दोनों स्टेटमेंट आपको देखना है, दोनों स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी है, ऑथेंटिसिटी को देखना है, देन यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्या ये दोनों सही है एंड आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों सही है लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या दोनों ही गलत है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स एंड ए इज बट आर इज फॉल्स। क्या सही जवाब होगा? अप्रोच वाइज आपको सॉल्व करना है। पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ें, देन अटेम्प्ट करें ऑप्शंस को अटेम्प्ट करें, एलिमिनेट करें, उसके बाद आगे के प्रोसेस को करते हैं। तो होप कि आप बहुत आसानी से, बहुत सरलता से असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भारी क्वेश्चन नहीं आते असर्शन रीजन में, अगर आपके पास अप्रोच है, इफ यू हैव द अप्रोच टू सॉल्व इट, तो आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। राइट अप्रोच होनी चाहिए, बस कोई और दिक्कत की बात नहीं है। सो असर्शन के स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया टूक अशोका एज एन इंस्पिरेशन, ये तो सही बात है। जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो हमारे पास क्या है ना, हमारे पास कभी कोई हिस्ट्री कंपाइल्ड मैनर में थी नहीं, तो द नेशनलिस्ट लीडर्स एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो भूल चुकी थी कि हमारे पास एक गौरवशाली इतिहास भी है। हमारे इतिहास में ऐसे रूलर्स आए हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को रूल किया था, जिन्होंने सिक्के चलाए, गोल्ड कॉइन्स चलाए, जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को अपना बनाया था। टॉकिंग अबाउट चोलास, जो कि पूरी बंगाल की खाड़ी पे रूल करते थे। तो ये सारी चीज़ें जब कंपाइल करी ही नहीं गई थी, क्योंकि हमने कहा ना कि ये सारी चीज़ें जो आप अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, कॉलोनियल एरा में इनका सारा क्रोनोलॉजिकल कंपाइलेशन हुआ है, इससे पहले नहीं था। तो इन्होंने ये भूल गए थे कि भाई हमारा इतना पुराना गौरवशाली इतिहास रहा था। तो जब इनको 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में मॉडर्न्स के बारे में पता चला, खासतौर पे अशोका के बारे में पता चला, इनके पराक्रम के बारे में पता चला, इनके मेहनत के बारे में पता चला, इनके हम्बलनेस के बारे में पता चला, इनके कंपैशन के बारे में पता चला, जो कि कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो दे टूक अशोका एज एन इंस्पिरेशन। ये भी सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट, पहला असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। एंड असर्शन इज हियर जस्टिफाइंग, सॉरी, रीजन हियर इज जस्टिफाइंग द असर्शन। कि रीजन जो है वो असर्शन के स्टेटमेंट को, यानी कि कारण का जो स्टेटमेंट है वो अभिकथन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि अगर अशोका को शक्तिशाली और परिश्रमी नहीं दिखाया जाता, या ऐसा नहीं बताया जाता कि मॉडर्न एम्पायर बहुत ग्लोरीफुल था, बहुत शानदार था, इसके टेरिटरी अफगानिस्तान से लेके गोदावरी तक, आप कह रहे तो ईरान से लेके यहाँ असम तक फैली हुई थी, तो लोग कैसे इंस्पिरेशन के तौर पे अशोका को लेते। एंड अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशनिस्ट एवर अबाउट इन दिस प्लैनेट। अभी तक धरती पे जितने भी लोग आए उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें अशोका का नाम जरूर आएगा। तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोका को प्रेरणा के रूप में लिया, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों लिया था? बिकॉज दे फाउंड दैट अशोका वॉज वेरी इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा मेहनती एंड बहुत ज़्यादा हम्बल थे। सो दैट वॉज द सिनेरियो। ए और आर दोनों सत्य हैं एंड आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ये, क्योंकि ना तो दोनों में से कोई गलत है, तो इन दोनों को तो मैं ऐसे ही हटा दें। फिर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर अशोका को शक्तिशाली, परिश्रमी एंड हम्बल नहीं दिखाते, विनम्र नहीं दिखाते, तो क्यों राष्ट्रवादी नेता इसको इंस्पिरेशन के तौर पे, प्रेरणा के तौर पे लेते। तो ऐसे आपको सोचना है ना कि अगर रीजन का स्टेटमेंट नहीं होता तो क्या असर्शन का स्टेटमेंट, यानी कि अभिकथन का स्टेटमेंट होता। तो अगर अशोका इस शक्तिशाली या परिश्रमी नहीं होते, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, तो क्यों राष्ट्रवादी नेता उनको इंस्पिरेशन के तौर पे लेते खुद के लिए। सो यहाँ पे डिपेंडेंट है असर्शन का स्टेटमेंट रीजन के ऊपर। सो ए एंड आर दोनों सत्य हैं, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है,
इसमें आप ध्यान से देखिएगा, द कंट्रोल ऑफ मॉडर्न एम्पायर वॉज मोर स्ट्रिक्ट अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंशियल कैपिटल, कि जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे एंड जो कैपिटल थे, प्रोविंशियल सेंटर या प्रोविंशियल कैपिटल का बात बराबर ही है, तो वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण बहुत ज़्यादा सख्त था, बहुत ज़्यादा बढ़िया कंट्रोल था उनका। कारण क्या है कि साम्राज्य, कारण का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग साम्राज्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार सैनिक थे और 9,000 हाथी थे। तो असर्शन रीजन के स्टेटमेंट को आपको देखना है, सत्यता की जांच करनी है, देन आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। पहले सत्यता की जांच करें, देन ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। अगर कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा वो आपके अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा उससे पता चल जाएगा। देन यू हैव टू राइट कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो सबसे पहला जो असर्शन का स्टेटमेंट है उसको अगर आप देखेंगे तो दैट इज कि मौर्य साम्राज्य का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो राजधानी यानी कि कैपिटल के अराउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड प्रोविंशियल सेंटर के अराउंड और ज़्यादा सख्त और ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि इतना बड़ा अंपायर था तो ऑब्वियसली जो कंट्रोल है वो यूनिफॉर्मली सब जगह तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म मतलब जितना कंट्रोल पाटलिपुत्र में है उतना ही कंट्रोल मध्य प्रदेश के किसी छोटे से गाँव में होगा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाटलिपुत्र में सारी आर्मी है, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है कि उस गाँव में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा लैक्स हो। तो लेकिन जो मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण है वो प्रोविंशियल सेंटर्स के अराउंड यानी कि तोसाली, जो उज्जैनी है हमारे पास, तक्षशिला एंड सुवर्णगिरी, इसके अराउंड एंड जो पाटलिपुत्र है इसके अराउंड बहुत ज़्यादा बढ़िया था। ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है उसको डिस्कार्ड कर दे कि बोथ एंड आर फॉल्स। दूसरा कारण का स्टेटमेंट कि साम्राज्य की सेना में 6 लाख हाथी, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9,000 हाथी है। ये स्टेटमेंट भी गलत सही है, क्योंकि मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया है एंड हमारे पास जब तक सोर्स है तब तक तो मान ही सकते हैं, ठीक है। जब कोई रिफ्यूट करने वाला आदमी आ जाएगा कि नहीं साम्राज्य की सेना में 6 लाख नहीं थे, 10 लाख लोग थे, या 6 लाख नहीं थे 1 लाख लोग थे, तब हम मानेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। अभी तक जो मैगस्थनीज ने कहा है उसको हमें सही मानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ रेफरेंस। तो साम्राज्य की सेना में 6 लाख आदमी, 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9,000 हाथी थे। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन सी को भी अभी हमें डिस्कार्ड कर देना है। तो या तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है या ऑप्शन ए आंसर है। अब कारण से रीजन का क्या कनेक्शन है, कारण से अभिकथन के स्टेटमेंट का क्या कनेक्शन है उसको देखना। साम्राज्य की सेना में अगर 6 लाख सैनिक है या 30,000 घुड़सवार सैनिक है या 90,000 हाथी वाले सैनिक है, इनसे ये कैसे पॉसिबल है कि केवल जो कंट्रोल है वो राजधानी या प्रोविंशियल सेंटर में ही होगा। प्रोविंशियल सेंटर या राजधानी में कंट्रोल है, उसका कारण ये तो नहीं हो सकता। उसका कारण ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ चलता होगा, वहाँ पे चीज़ों को आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता होगा। जैसे जो 6 लाख सैनिक हैं वो तो बटे हुए होंगे अलग अलग जगहों पे, ऐसा थोड़ी कि सारे सैनिक कैपिटल में और प्रोविंशियल सेंटर्स में ही होंगे, बहुत सारे सैनिक अलग अलग शहरों में होंगे। छोटे मथुरा एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, वहाँ भी होगा, और जितने भी घुड़सवार हैं 9,000 हाथी हैं। तो दैट इज़ द सिनेरियो कि यहाँ जो कारण का स्टेटमेंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं है अभिकथन का स्टेटमेंट, कि साम्राज्य की सेना में अगर 6 लाख सैनिक थे भी, अगर नहीं भी होते तो भी कोई भी साम्राज्य रहे वहाँ पे कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर के आसपास तो कंट्रोल अच्छा होता ही है। वो रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया से होता है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स वहाँ पे होते हैं, तो कोई भी चीज़ें लैक्स नहीं करती है, कोई भी चीज़ें देरी से नहीं होती है। तो कंट्रोल ऑफ मॉडर्न एम्पायर वॉज मोर स्ट्रिक्ट अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर बिकॉज द आर्मी हैज़ 600 फुट सोल्जर्स, ऑल द इन्फेंट्री या फुट सोल्जर का बात बराबर ही है, या 30,000 कैवेलरी या 9,000 एलिफेंट्स। तो ये हमारा सही जो लॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉजिकल रीजन है वो लग नहीं रहा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी सेना नहीं भी होती फिर भी कैपिटल के अराउंड, किसी भी राज्य का कैपिटल एंड उसके प्रोविंशियल सेंटर्स के अराउंड तो बढ़िया कंट्रोल होता ही होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी आर्मी या इतने बड़ी आर्मी घुड़सवारों की या एलिफेंट्स की आर्मी रखने के कारण ही ये जो कंट्रोल है वो रहा होगा। सो हियर वी कैन से कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आर्मी नहीं होती फिर भी ये पॉसिबल था, लाइकली पॉसिबल है, क्योंकि जितनी भी छोटे छोटे किंगडम्स उनमें भी तो कैपिटल में तो उनका कंट्रोल अच्छा होता ही है, या अगर उनके प्रोविंसेस है तो उनके कैपिटल में प्रोविंशियल सेंटर्स में तो उनका कंट्रोल अच्छा होता ही है। इसके लिए ऐसा नहीं कि बड़ी आर्मी है तो इससे ये होता है कि वो एक्सपेंशन ज़्यादा कर पाएंगे या वो लड़ाइयाँ ज़्यादा जीत पाएंगे, ज़्यादा जो बॉर्डर है उनका सिक्योर हो पाएगा। दैट डज नॉट मीन कि पाटलिपुत्र में अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि पाटलिपुत्र में आर्मी का काम ही क्या है, वहाँ तो लोकल पुलिस काम करेगी, या उज्जैनी में लोकल पुलिस काम करेगी। वहाँ हाथी लेके थोड़ी ना हमें आक्रमण करना है, या घुड़सवार लेके थोड़ी ना हमें आक्रमण करना लोगों पे, अगर जो टैक्स नहीं दे रहे होंगे उनके ऊपर हाथी थोड़ी ना चलवा दिया जाएगा। तो वहाँ पे लोकल पुलिस होगी, दंडनायक होंगे। आर्मी का काम क्या, जब एक्सपेंशन की जरूरत हो, जब बॉर्डर को सील करना हो, सिक्योर करना हो, वहाँ पे आर्मी का काम आएगा। सो हियर आर एंड ए बोथ आर ट्रू, बोथ जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, लेकिन ए इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर सही से ए को व्याख्या नहीं कर रहा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते 138वें क्वेश्चन को देखते से पहले एक एग्जैक्ट को आप देख लें, इंस्क्रिप्शन से जुड़ा एक एग्जैक्ट है, सोर्स है। सोर्स तो वैसे बहुत बड़ा, हमने छोटा सा एक सोर्स लिया ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा जाया ना हो सकता है कि बहुत बड़ा सोर्स आपको दे दे एंड क्वेश्चन जो है शुरुआत के 4-5-6 लाइन से ही पूछे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको जैसे जैसे आप सोर्स पढ़ते जाते हैं, पहले इत्मीनान से पूरे सोर्सेज को पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन को देख लें। या सही अप्रोच क्या होती है कि आपने पहले क्वेश्चन को देख लें, इससे आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हमें ढूंढना है इस सोर्स में, तो उस हिसाब से आप लोग सोर्स को पढ़ेंगे। तो द
बेस्ट वे टू अप्रोच द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इज कि आप पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन जितने भी है 2 या 3 या 4, आप सारे क्वेश्चन को देख लें एंड एक बार दिमाग में बिठा लें कि ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें सोर्सेज को। जैसे जैसे आप उन क्वेश्चन से रिलेटेड लाइन्स को पढ़ेंगे, उनको अंडरलाइन करें एंड फिर आप क्वेश्चन को 1 1 करके सॉल्व करते जाएं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्क्रिप्शन, कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख की विशेषता नहीं है। मतलब विशेषता मतलब अभिलेख के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं दिखाता। कठोर सतह पे उत्कीर्ण यानी कि एंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, घटना को रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड द इवेंट, टेम्पररी रिकॉर्ड, अस्थायी रिकॉर्ड, अस्थायी नॉट अस्थायी अस्थायी, या अर्लीस्ट वेरिएंट प्रकृति यानी कि सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन थे वो प्रकृति में थे। तो इन चारों में से जितने भी जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा इंस्क्रिप्शन का, उसे हमें डिस्कार्ड कर देना। तो शुरुआत करते हैं इंस्क्रिप्शन सोर्स को पढ़ने से। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल एंड पॉटरी। इंस्क्रिप्शन जो है सख्त सतहों पे बनाए जाते हैं, लाइक पत्थर हो गया, धातु हो गया, मिट्टी के बर्तन। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन्ड देम and includes exploit of kings or donations made by women and men to religious institutions, and inscriptions are virtually permanent records। ये permanent record होते हैं। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल गया कि they are not temporary records, they are permanent record। तो यहाँ पे हम आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं कि द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्योंकि इंस्क्रिप्शन जब हार्ड सरफेस पे होता जा रहा है, वहाँ पे जब उत्कीर्ण किया जा रहा है, तो ये कैसे टेम्पररी हो सकता है, तो परमानेंट ही रहेगा। तो दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि ये जो टेम्पररी रिकॉर्ड है वो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। बाकी एक इवेंट को रिकॉर्ड करता है इंस्क्रिप्शन, ये भी सही है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकता है, किसी एक्टिविटी के बारे में, किसी को दान दिया गया है, किसी को एक्सप्लॉइट किया गया है, वो भी एक इवेंट है। तो इसको भी, ये भी ऑप्शन हमारा, तो ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक इंस्क्रिप्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको हम ऑप्शन के तौर पर नहीं लेंगे, ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें यहाँ पे उन ऑप्शन को चुनना है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, अभिलेख की विशेषता नहीं बताते हैं। एंड देन इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, भारी सरफेस पे, सख्त सरफेस पे ये इनग्रेव किए जाते हैं, ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको भी हमें काट देना, क्योंकि हमें यहाँ पे उन स्टेटमेंट को चुनना है, उन कैरेक्टरिस्टिक को चुनना है जो कि नहीं है इंस्क्रिप्शन के, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो अभिलेख की विशेषता नहीं बताते। तो ये तो बता रहा है कि ये इंस्क्रिप्शन पे वो हमेशा हार्ड सरफेस पे ही लगाया जाता है, चाहे आप स्टोन के सरफेस हो, मेटल हो या पॉटरी हो। एंड लास्ट इज अर्लीस्ट वेरिएंट प्रकृति। हमने पीछे वीडियो में भी देखा, पीछे स्लाइड में देखा है कि अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन लगाए गए थे वो लगाना मतलब लिखे गए थे वो प्रकृति में लिखे गए थे, क्योंकि सबसे शुरुआत में अलग अलग वर्नैकुलर्स अलग अलग रीजन में बोली जाती थी, फिर पाली लैंग्वेज आती है, फिर धीरे धीरे तमिल भी यूज़ की जाने लगती है, फिर संस्कृत का यूज़ शुरू होता है। लेकिन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वेरिएंट प्रकृति, जो भी इंस्क्रिप्शन अशोका ने लगाए वो भी मोस्टली प्रकृति में ही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी कि टेम्पररी रिकॉर्ड इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्क्रिप्शन। की इंस्क्रिप्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता, अभिलेख की एक विशेषता ये नहीं है कि वो टेम्पररी रिकॉर्ड है, क्योंकि अभिलेख जो होते हैं वो स्थायी प्रमाण होते हैं, ना कि अस्थायी प्रमाण। अब इसी सोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे है कि इंस्क्रिप्शंस आर इनग्रेव्ड ऑन, शिलालेख यानी कि जो अभिलेख है, यहाँ पे शिलालेख नहीं होगा, अभिलेख होगा। अभिलेख किन किन चीज़ों पे उत्कीर्ण किए जाते हैं? धातु पे, पत्थर पे या मिट्टी के बर्तनों पे? बहुत ईजी है, पहला ही लाइन में इसका आंसर है, इन तीनों पे ही उत्कीर्ण किए जाते हैं, धातु पे भी, पत्थर पे भी, मिट्टी के बर्तनों पे ही। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो आपको ऐसे टिक करना। अभी बहुत सारे लोग धातु देख के ए को टिक कर लेंगे, फिर बहुत सारे लोग अगर अचानक से उसकी नज़र पत्थर पे जाएगी तो पत्थर देख के कर लेंगे। आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ना, दिस इज मैंडेटरी। आप ऐसा ना समझ लें कि हाँ जब आप एलिमिनेट करा तो जिस ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया उसको नहीं पढ़ना। यहाँ पे हमने एलिमिनेट तो नहीं करा, शुरुआत में जब देखते तो सबको देखना है, धातु, पत्थर, मिट्टी के बर्तन। अब हमें पता चला कि धातु के अलावा पत्थर पे भी लिखे जाते थे, मिट्टी के बर्तनों पे भी लिखे जाते थे, तो इन तीनों पे जब लिखे जाते थे तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो इस हिसाब से जब आप जल्दबाजी में केवल एक ऑप्शन को लेकर टिक मार देंगे तो ऑप्शन जो आपका जो जवाब है वो गलत हो सकता है। तो शिलालेख तीनों पे ही उत्कीर्ण किए जाते थे, चाहे वो धातु हो, पत्थर हो, मिट्टी के बर्तन हो। एंड अर्लीस्ट जो अभिलेख थे उनमें प्रकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। स्क्रिप्ट अलग अलग होती थी, नॉर्थ वेस्ट में खारसी लिपि यूज़ की जाती थी, फिर उससे भी नॉर्थ वेस्ट में एरेमियाक में भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए। नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मी लिपि ज़्यादा यूज़ की जाती थी, जो नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेजेस होते थे उनमें ब्राह्मी लिपि ज़्यादातर यूज़ की जाती थी। देवनागरी लिपि ना के बराबर यूज़ करी गई, क्योंकि संस्कृत वॉज नॉट द लैंग्वेज जो सारे लोग पढ़ सकते थे। यहाँ पे मैप का क्वेश्चन है, एक प्लेस यहाँ पे हमने लोकेट किया है, विच प्लेस हैज़ बिन मार्क्ड विद द पॉइंट ए। ए नाम का प्लेस है, आपको बताने कि ये कौन सा जगह है। इन सारे ही जगहों के बारे में आपने पढ़ा, चाहे वो तोसाली हो, उज्जैनी हो, सुवर्णगिरी हो, माहिष्मती हो। आपको बताने कि इन चारों में से कौन सा जो जगह है उसको हमने यहाँ पे ए प्लेस से मार्क किया है। एंड अगेन मैप के लिए हमने ट्रिक क्या बताया था, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो ए नाम का पॉइंट है किस स्टेट में बिलोंग करता है, किस स्टेट में पढ़ रहा है। उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अप्रोच वाइज यानी कि स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले ये पता करें कि किस स्टेट में ये लोकेशन है, देन आप आसानी से बता सकते हैं। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। एंड जितने भी स्टेट्स हैं उनकी तो बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो स्टेट है ये हमारा महाराष्ट्र हो जाता है, ये हमारा महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा है, कोंकण का रीजन, ये हमारा कर्नाटक है, दिस इज कर्नाटक। तो द प्लेस विच हैज़ बिन मार्क्ड विद द पॉइंट ए, जिसको बिंदु ए से हमने मार्क किया है, चिन्हित किया है, वो कर्नाटक में पड़ता है। तो तोसाली की जहाँ तक मैंने बात करी थी तो हमने देखा था ये उड़ीसा में पड़ता है।
तो तोसाली कैन नॉट बी द आंसर, तोसाली कैन नॉट बी द आंसर क्योंकि ये कर्नाटक में तो है नहीं, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देना। उज्जैनी मध्य प्रदेश में पड़ता है, कर्नाटक में तो पड़ता नहीं है, तो इसको भी मैं डिस्कार्ड कर देना। यहाँ आपने देखा कि कैसे जब हमें ये पता चला कि ये जो लोकेशन मार्क किया हमने वो किस स्टेट में, कर्नाटक में, तो 2 ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गए। माहिष्मती कहाँ पर था? अब जब आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो माहिष्मती का जिक्र आता। क्या माहिष्मती एक फिक्शन सिटी थी या माहिष्मती सही में एग्जिस्ट करता था? तो माहिष्मती कोई फिक्शनल सिटी नहीं थी, माहिष्मती सही में एग्जिस्ट करता था। अवंती की राजधानी होती थी उज्जैनी, उज्जैनी की ही बगल में माहिष्मती होता था। तो माहिष्मती वॉज अ सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे यानी कि उसके किनारे पे माहिष्मती नाम की सिटी लोकेटेड थी। एंड जब आप रामायण पढ़ेंगे वहाँ पे सहस्त्र बाहु का जिक्र है जिसकी 1000 भुजाएं थी, जो कि रावण को हराते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पिलाते हैं। तो उनका भी जो शासन था वो माहिष्मती में था। तो माहिष्मती इज ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो माहिष्मती भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा? सुवर्णगिरी। हमने क्या कहा था कि साउथ इंडिया में एक प्रोविंशियल सेंटर था मौर्य एम्पायर का, दैट वाज सुवर्णगिरी। एंड कैसे सुवर्णगिरी हमने लोकेट किया? क्योंकि वो कर्नाटक में पड़ता था। एंड कर्नाटक में किस लिए पड़ता था? क्योंकि वहाँ पे कर्नाटक में गोल्ड माइंस बहुत ज़्यादा थे। तो सुवर्णगिरी मतलब यहाँ पे गोल्ड आसानी से अवेलेबल है। सुवर्ण मतलब स्वर्ण, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी मतलब स्वर्णगिरी। सो ऐसा हमने लोकेट किया इस पोजीशन ए को, लोकेशन ए को। सबसे पहले स्टेट को हमने बताया कि कौन सा स्टेट का है, देन ऑप्शंस एलिमिनेट किया। एंड माहिष्मती एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आप जब माहिष्मती और सुवर्णगिरी पे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, तो आपको सिंपल सा ये अनुमान लगाना है कि ज़्यादातर हमारे बुक में किस टर्म का यूज़ किया गया। माहिष्मती तो आपके बुक में यूज़ किया ही नहीं गया, तो आप इसको आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हैं वैसे भी, क्योंकि जब आपके बुक में माहिष्मती टर्म यूज़ किया ही नहीं गया तो कहाँ से ये आंसर हो सकता है। माहिष्मती को मैंने इसलिए यूज़ करा ताकि ये जो मिथ है कि माहिष्मती एक मिथिकल सिटी थी या फिक्शन सिटी थी, इसको दूर किया जा सके। माहिष्मती सही में एक सिटी थी, एग्जिस्ट करती थी। अवंती महाजनपद की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। एंड रामायण में तो जिक्र हमने बता दिया कि सहस्त्रबाहु नाम के जो वॉरियर थे उनकी ये सिटी थी जिन्होंने रावण को बहुत पानी पिलाया था, हराया भी था। तो माहिष्मती इज लोकेटेड, वॉज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। सही आंसर है सुवर्णगिरी, यानी कि जहाँ पे सोने के खदान हो, एंड दैट वाज लोकेटेड इन द कर्नाटक प्रोविंस। जितने भी हमारे 4 प्रोविंशियल सेंटर थे उनकी लोकेशन आपको पता चल गई। तो तोशाली जो है उड़ीसा में, उज्जैनी मध्य प्रदेश में, तक्षशिला इन पाकिस्तान, एंड जो हमारा सुवर्णगिरी है वो हमारा कर्नाटक में पड़ता है। तो होप कि आपने ये जो पार्ट 2 है क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 प्रिंस फॉरेस्ट और टाउन्स के एमसीक्यू धमाका सीरीज का, उसको एंजॉय करा होगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। अटेम्प्ट करना एंड एंजॉय करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंजॉय भी करें एंड सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करें। एंड जो भी दिक्कत है उसके लिए आप चैट बॉक्स तो है ही, अगर आप प्रीमियर होने के बाद देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें। हमारी टीम हमेशा तैयार है आपकी मदद करने को। वी आर ईगर टू हेल्प यू। तो आपको कोई भी दिक्कत है कि जो भी कंफ्यूजन है आप आसानी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारे तो ऑडियो में भेज दें, या टेक्स्ट करके भेज दें, या फोटो खींच के भेज, अगर किसी सेंटेंस में किसी पैराग्राफ में प्रॉब्लम है तो, या अगर डीएम हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप हमें प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी हमने शेयर कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से भी आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। होप कि आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन टू, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।